हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो है अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एडीआरए हो या जेजे ए का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हाल फिलहाल में जो भी आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, उस उस एग्जाम में जो भी आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको जो है हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है ना, एक बार एग्जाम से पहले उसको अच्छे तरह से देख के जाना है। तो इसमें हम लोग सारे सेक्शन को कवर अप करेंगे। तो हमारे पास इसमें जो सेक्शन होगा ना, यहाँ पे सारा सेक्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। तो फॉर से एग्जाम्पल हमारे पास जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सेक्शन होता है, वो सारे सेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास होता है कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एक यहाँ पे अपने पास हिस्ट्री है। तो हम लोग हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 MCQs यहाँ से लेंगे। ठीक, साथ ही साथ उसके बाद हमारे पास जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी से हम लोग 3 MCQs लेंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास जैसे जियोग्राफी है, इससे हम लोग 3 MCQs लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जैसे इकोनॉमी है, उससे हम लोग 3 MCQs को यहाँ पे जो है कवर अप करेंगे। फिर इसके बाद साइंस में जैसे हमारे पास ये फिजिक्स है हमारे पास, इससे हम लोग 3 MCQs को कवर अप करेंगे। हमारे पास इसी तरह से जो है केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री से हम लोग जो है 3 MCQs को यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद साइंस में और क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास जो है ये बायो आता है। बायो से हम लोग 3 MCQs को यहाँ पे लेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम लोग 3 MCQs को लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर से हम लोग जो है 3 MCQs को कवर अप करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, स्टैटिक स्टैटिक जो होता है स्टैटिक जीके से हम लोग जो है 3 MCQs को लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हमने क्या किया, यहाँ पे 10 सब्जेक्ट है। तो हम लोग डेली बेसिस पे क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास 10 सब्जेक्ट हम लोग लेंगे। ठीक, 10 सब्जेक्ट को हम लोग जो है पिकअप करेंगे और 10 सब्जेक्ट से टोटल हम लोग 30 MCQs बनाएंगे। तो ओवरऑल हम लोग सारे चैप्टर को टच करेंगे। ठीक, जितना हमारे पास सिलेबस होता है ना, जो सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उस सब्जेक्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसी को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट किया जाए यहाँ से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन करके पढ़ते जाइए, आपके स्क्रीन पे आएगा और आप यहाँ पे जो उसका आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो है जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली आंसर बस पता होना चाहिए। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो हम लोग को पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला डायनेस्टी था कौन था, स्लेब डायनेस्टी था। फिर हमारे पास खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है और फिर लास्ट में आता है लोदी। तो फर्स्ट कौन था, स्लेब। सेकंड कौन था, खिलजी। थर्ड कौन है, तुगलक। फोर्थ कौन है, सैयद। और लास्ट में कौन आएगा, तो हमारा लोदी आता है। तो फर्स्ट जो डायनेस्टी होता है स्लेब डायनेस्टी, उसका फर्स्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग इसका आंसर इसको लेके आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा फर्स्ट होगा जो टाइटल होल्ड करेगा अपना सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक, वैसे तो देखा जाए ये भी स्लेब होता है, इसका स्लेब इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का स्लेब बलबन होता है। क्योंकि फर्स्ट अपना सुल्तान कौन है दिल्ली का, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हमारा आंसर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रोटवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 तरह का था। एक था परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, दूसरा हमारे पास ये रोटवारी सिस्टम है, और एक अपने पास था महलवारी सिस्टम। तो हमारे पास ये अलग अलग फॉर्म था अपने पास, नहीं 3 अलग अलग था। जिसमें से हमसे पूछा रोटवारी सिस्टम जो है किससे रिलेटेड था। रोटवारी सिस्टम में किसके बीच में जो है ट्रीटी साइन होगा, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो गवर्नमेंट और जो राइट्स होंगे, राइट्स मतलब फार्मर, तो फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो इसमें एग्रीमेंट साइन होता है। तो ये इस टाइप का जो रोटवारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस करेगा, तो ये अपना थर सर थॉमस सर थॉमस मुनरो इसको इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सा रेवेन्यू सिस्टम को लाए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस करेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सर थॉमस मुनरो कौन, रोटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हो रहा है, 1905 में हो रहा है, 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है हमारा। तो उस समय हमारा गवर्नर, अपना वायसराय कौन होता है, वायसराय या गवर्नर जनरल बोल लो, तो वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अबॉलिश कब होगा, तो 1911 में उसको हम लोग खत्म कर देगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, इसको याद रखना है। ठीक, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जब होता है तो हम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो आपको ये भी याद रखना है, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, दो चीज याद रखना अपने पास। तो लॉर्ड कर्जन उस समय होगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब चलते हैं ज्योग्राफी से, क्या है, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज में होता है हमारे पास हिमालयाज है। ठीक, हिमालयाज जो होता है अपना यंगेस्ट ओल्ड माउंटेन में हम लोग इसको काउंट करते हैं। ओल्डेस्ट में हम लोग किसको काउंट करेंगे, अरावली को। अरावली को जो है ओल्डेस्ट माउंटेन आता है। अगर ओल्डेस्ट पूछता तो हम लोग इसका नाम लेते, नहीं, ओल्डेस्ट में अरावली का नाम लेते हैं, और यंगेस्ट में हम लोग हिमालयाज का नाम लेंगे। तो इस सबको थोड़ा याद रखना है। फिर आता है रोरिंग फोर्टीज, किसको बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीज तो हम लोग को पता है कि हमारा जो ये अर्थ होता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है। फिर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 40 होगा, ये अपना जो है 40, ये अपना जो है नॉर्थ होगा, ये अपना साउथ होगा, ऐसे करके यहाँ पे जो है 60 होता है। यहाँ पे भी एक अपना जो है 60 होगा नॉर्थ में। उसके बाद ये अपना 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा। तो होता क्या है, जो ये सब जो अपने पास जो ये लैटिट्यूड होता है 40, और नॉर्थ साइड 40 और साउथ साइड का जो 40 होता है, यहाँ पे विंड का स्पीड जो है थोड़ा लो प्रेशर होता है, तो विंड का स्पीड बहुत हाई होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो आसपास से हवा इसके पास आएगा ना, दोनों साइड से हवा जो इसको कैच करेगा, दोनों साइड से हवा जो है इस लो प्रेशर एरिया को कैप करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत ज्यादा जो है ठंडा स्ट्रोम आता है, और बहुत ज्यादा जो है विंड का स्पीड होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं। तो वेस्टर्लीज विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों साइड होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में। लेकिन नॉर्थ साइड में क्या होता है ना, लैंड एरिया बहुत ज्यादा, इसलिए जो है उतना ज्यादा विंड का स्पीड नहीं हो पाता। लेकिन साउथ साइड में क्या है, लैंड एरिया कम है और वाटर बॉडी ज्यादा है, तो इसलिए जो है वहां पे ज्यादातर जो विंड का स्पीड देखने को मिलेगा, तो साउंड ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का जो है हम लोग को पता है कि बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है ओर होता है। बॉक्साइट ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक, एल्यूमिनियम का ओर है अपना, ये होता है Al2O3। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का ओर होता है अपना बॉक्साइट, उसी से हम लोग जो है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हम लोग को बेसिकली जो है फोकस करना है एमसीक्यूज पे। ठीक है, ज्योग्राफी का हो गया। अब चलते हैं पॉलिटी वाले पे, देखते हैं पॉलिटी का सेशन है। द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज इन इंडिया फॉर। तो हम लोग को पता है कि देखो हमारे पास दो इलेक्शन होता है, एक अपने पास राज्यसभा का इलेक्शन है, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। राज्यसभा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होता है, स्टेट में दो होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा और अपना प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये ऐसा है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में तीन तीन आ जाएगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट इलेक्शन, और एक होता है राज्यसभा का इलेक्शन। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट है। तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो केस आता अपना केशवानंदा भारती का केस आता। केशवानंदा भारती जो है ये केरला में एक हिंदू मठ के जो है क्या होते हैं, चीफ होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी को केरला गवर्नमेंट क्या करता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू एक्वायर कर लेता है। तो ये कोर्ट में चले जाते हैं कि क्या स्टेट जो है फंडामेंटल राइट जो था उस समय, प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी उस समय क्या था, प्रॉपर्टी जो है कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो उस समय था, अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू केरला गवर्नमेंट इनका जमीन को ले लिया था, इनके लैंड को एक्वायर कर लिया था। तो एक कोर्ट में केस कर देते हैं, और कोर्ट में इवेंचुअली ये फैसला आता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, और पार्लियामेंट जो है
कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। अमेंडमेंट का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, इसके अलावा सब कुछ चेंजेस कर सकता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन विच केस, तो बोलना केशवानंदा भारती केस। इसमें जो है टोटल 13 जज होता है, 13 जज होता है और जजमेंट क्या होता है? 7 और 6 से पास होता है। नहीं, तो इसको याद रखा जा सकता है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जुडिशियल बेंच बैठता है इसमें, नहीं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। 17 टोटल 13 होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जज होने चाहिए? 5। और नॉर्मल केसेस में कितने जज होते हैं? 3 जज होते हैं। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो है यहाँ पे रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब समझना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग को यहाँ पे जो है पार्ट के फॉर्म में पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारे पास होता है एक जो है, अगर ये जितने भी पार्ट होते हैं ना, जैसे 1 2 3 करके जितने भी पार्ट है, तो यहाँ पे आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा। आप जो है हर बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पार्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ से जो है एक ये ट्रिक याद कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रिक लिख सकते हैं एक जो है, आ, तो यहाँ पे ट्रिक होता है यूसी एफडीआई, एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे होता है। ठीक, एक ये ट्रिक है जिससे हम लोग क्या बता सकते हैं, ये पार्ट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे 9 तक आता है। ये अपना जो है स्पेशल प्रोविजन है, इसे 10 के लिए होता है। तो इसमें होता क्या, देखो हम लोग इससे क्या, पार्ट 1 में क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक, पार्ट 2 में होता है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 5 में यूनियन, और पार्ट 6 में जो है स्टेट होता है अपना, पार्ट 7 में जो है स्टेट अंडर पार्ट बी होता है, पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरी होता है, पार्ट 9 में पंचायत होता है, पार्ट 10 में जो है स्पेशल प्रोविजन होता है अपना। ठीक है। अब इसके बाद आता अपना स्टेट होता है एक जो है रेफी फ्राम से इलेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग जो है इलेक्शन बूथ पे गया, रेफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे गया। तो यहाँ पे बाकी का हम लोग निकाल सकते हैं 11 12 13 14, ये अपना 15। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, पार्ट जो है 15 11 से 15 तक का निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये अपना फिनेंशियल जो होता है अपने पास, फिनेंस से रिलेटेड जो यूनियन स्टेट में जो फिनेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन होता है वो पार्टिकल 12 में आता है, पार्ट 12 में आता है। फिर ट्रेड से रिलेटेड होता है, ट्रेड से रिलेटेड जो प्रोविजन होता है पार्ट 13 है। पार्ट 14 जो होता है, यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज आता है, यूनियन और स्टेट के अंदर जो सर्विसेज आते हैं वो हमारा यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो सब आता है। और इलेक्शन कमीशन आता है पार्ट हमारा जो है 15 में। तो यहाँ पे अगर आंसर निकालना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन एंड स्टेट का रिलेशन किस में आ रहा है? 11 में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 में। नहीं, पार्ट 9 किससे बिलोंग कर रहा था? पंचायत से, ये पंचायत से था, ये जो है रिलेशन से था, रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बिटवीन अपना यूनियन एंड स्टेट हो गया। ये अपने पास पार्ट 12, तो पार्ट 12 के लिए फिनांस से था, पार्ट 12 किससे डील करता है? फिनांस से डील करता है। और पार्ट 10, पार्ट 10 हमारे पास क्या था? स्पेशल प्रोविजन था अपने पास। नहीं, तो यहाँ पे जो है ये स्पेशल
प्रोविजन है ये, ठीक ना, स्पेशल प्रोविजन है अपने पास। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं किसी भी पूछेगा तो बता सकते हैं। तो पार्ट 11 किससे डील करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो इस तरह से आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर ट्रिक पता रहेगा तो इजिली जो आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच इफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इट विल क्रॉस अर्थ ग्रेविटी फाइनली। तो अगर अर्थ का ग्रेविटी को कोई ऑब्जेक्ट, अगर इस स्पीड से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें ना, तो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी है उस अर्थ के ग्रेविटी को वो ऑब्जेक्ट क्रॉस करके जो है स्पेस में चला जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड जो होता है, तो अर्थ के लिए मैक्सिमम कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पूछेगा हमसे इसके वेलोसिटी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसपे हम लोग किसी को भी थ्रो करेंगे तो अर्थ का ग्रेविटी उस पर काम नहीं करेगा, वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। नेक्स्ट, ये फिजिक्स है अपना। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर इज पावर। तो हम लोग को पता है पावर जो होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है। f इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ। और ये होता है पावर, होता है पावर ऑफ लेंस, यही तो। और हम लोग को पता है इसका यूनिट क्या होता है, हम लोग यूनिट किस में मेजर करते हैं, तो एक होता है डायोप्टर, ठीक, और दूसरा यूनिट होता है मीटर इनवर्स, ये होता है अपने पास। तो एफ जो फोकल लेंथ होता है उसको मीटर में मेजर करना होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, ये अपना 1/f दिया है यहाँ पे, ठीक। तो हमारे पास 1/f का वैल्यू निकालेंगे, 1/50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो यहाँ पे 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो पावर इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 2d हो जाएगा। यहाँ प्लस में लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में होता है, कॉनकेव का माइनस में होता है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, 2 + 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजरेबल इन टेस्ला। तो टेस्ला में क्या होता है, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको मेजर करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग टेस्ला में मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग एम्पियर यूज करेंगे ना, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। प्रेशर के लिए हम लोग जो है पास्कल यूज करेंगे, पास्कल में मेजर करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग हर्ट्ज यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, प्रेशर को पास्कल में, मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगला सेशन में हमारा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एलिमेंट दो होता है हमारे पास, एक होता है मरकरी। तो मरकरी मेटल होता है, ठीक, मरकरी क्या है, मेटल है, मेटल है, लेकिन क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, कहाँ पे, हमारा जो रूम टेम्परेचर पे। दूसरा होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, नॉन मेटल, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। एक होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है लिक्विड होगा, और दूसरा होता है मरकरी यानी Hg। तो ये दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में होगा, दोनों का दोनों लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, और मरकरी क्या है, मेटल है, इसको याद रखना। तो मरकरी और ब्रोमीन हो जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है। नेक्स्ट, which law state that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal numbers of molecule। तो ये बहुत फेमस लॉ है एवोगाड्रोस का। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो है जितना भी गैस ले लो फर्क नहीं पड़ता, अगर वॉल्यूम सबका इक्वल है और टेम्परेचर क्या है एनटीपी, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रखा हुआ है, प्रेशर भी सेम है, ठीक। तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर सेम वॉल्यूम वाला गैसेस है, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी गैस हो, उसका जो अगर लिया जाएगा मॉलिक्यूलर नंबर लेंगे तो सेम आएगा, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे सबके लिए फिक्स होता है, ये 22.4 होता है, 22.4 लीटर, नहीं तो 22.4 लीटर पे सबका सब क्या होता है अपना फिक्स होता है, ये नंबर होता है जिसको हम लोग बता सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अगला, विच कैटलिस्ट इज यूज इन हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके जो है अमोनिया बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हम लोग आयरन का यूज करते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो पूछता है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन है, हैबर प्रोसेस। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन और अपना जो है ये नाइट्रोजन का यूज करके हम लोग बनाते हैं, फॉर्म करते हैं अपना क्या ये अमोनिया बनाते हैं। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करेगा, आयरन यूज करते हैं।
तो ये हमारा हो गया केमिस्ट्री से। ठीक, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज पर्सिशियन एनीमिया। तो ये देखो, एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है? एनीमिया जो होता है हमारे पास, जो एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मीन्स जो होता है लैक ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब कम होगा तो आरबीसी के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एक होगा हमारे पास ये आरबीसी के अलावा होता है विटामिन B6, विटामिन B9 और एक होता है विटामिन B12। ये होता है अपने पास। तो यहाँ ऑप्शन में कौन है? B12 है। तो हमेशा याद रखना है एनीमिया के लिए विटामिन B6, B9 और B12 रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन में B12 है, ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी में अगला वाला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो रेस्पिरेशन और हार्ट बीट क्या होता है? ये दोनों का दोनों इनवॉलेंट्री होता है। ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये करता है इनवॉलेंट्री को। अपना सेरेब्रम क्या होता है? ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ये सब क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब टॉकिंग, वॉकिंग, थिंकिंग, ये सब होता है। और इनवॉलेंट्री मतलब ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा जो लास्ट वाला पार्ट है आपके ब्रेन का, जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा निकला होगा, देखना बैक साइड में, वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट अगला देखते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में। विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सेल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा होता है, जिसमें से हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? इसमें बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। नहीं, मोर देन 24 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होता है, जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये ब्लास्ट कर गया तो पूरा सेल का पूरा जो सेल होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पूरा सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ये क्या? प्रोटीन फैक्ट्री है। गोल्जी बड़ी को हम लोग जो है अपना ये सब में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो एक तरह से जो है ट्रैफिक कंट्रोलर के फॉर्म में काम करेगा, अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। ये हमारा जो है पावर हाउस होता है, सेल का पावर हाउस होता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया बायोलॉजी वाला सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है अपना इकोनॉमी का। इकोनॉमी से भी कुछ क्वेश्चन आता है नहीं? तो देखते हैं अपकमिंग एग्जाम में इकोनॉमिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है। विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट का सबसे लार्जेस्ट होता है क्या? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, अब जीएसटी हो गया, पास्ट में ये था, पहले ये था नहीं, पास्ट में ये था। अब प्रेजेंट में हम लोग जीएसटी लेंगे। अगर ऑप्शन में जीएसटी है, हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में और ऑप्शन में जीएसटी है, तो जीएसटी जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। तो अगर ऑप्शन में जीएसटी है तो हम लोग जीएसटी को काउंट करेंगे। ठीक, हम लोग जीएसटी को लेंगे। अगर ऑप्शन में जीएसटी नहीं है तो हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स को लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी को लेके चलेंगे। ठीक, जीएसटी, यहाँ पे हम लोग जीएसटी लेंगे। ऑप्शन में कॉर्पोरेट टैक्स दिया है लेकिन हम लोग जीएसटी काउंट करेंगे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग। तो इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग का फादर कौन है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया का फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये बोला था कि हम लोग जैसे इंडिपेंडेंट होंगे तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत लार्ज कंट्री है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप के कास्ट है, डिफरेंट टाइप के डेमोग्राफी है यहाँ पे। तो इंडिया के लिए एक नेशनल लेवल पे प्लानिंग करना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। ये आइडिया किसके यहाँ से आया था? पहली बार ये आइडिया किसके ब्रेन का है? तो ये है अपने एम विश्वेश्वरैया। इनका नाम याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट, विच इंडेक्स इज यूज इन इंडिया टू मेजर इन्फ्लेशन। तो इंडिया में मेजर करने के लिए हम लोग सीपीआई करते हैं। सीपीआई, हम लोग सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सीपीआई करते हैं हम लोग। ठीक, पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में सीपीआई। तो यहाँ ऑप्शन में सीपीआई होना चाहिए था, दोनों नहीं, सीपीआई होना चाहिए था। सेंसेक्स तो अपना ये जो शेयर मार्केट होता है उसका होता है, एनएससी वो भी होता है शेयर मार्केट का। तो हमारे पास सीपीआई हो गया, ये हो गया अपना इकोनॉमी का। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कंप्यूटर का। तो देखते हैं कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। विच मेमोरी इज वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अपना जो है रैम जो होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलाटाइल होता है। और रोम जो है परमानेंट होता है। नहीं, तो ये हो गया हमारे पास रैम कहेगा, इसका आंसर रैम हो जाएगा। तो इसको हम लोग रैम लेके चलेंगे। नहीं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल होता है, और रोम फिक्स। नेक्स्ट,
द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस इज इन, तो आईपी एड्रेस जो होता है सबका अलग अलग होता है, ये बाइनरी फॉर्म में होता है, उसमें नंबर लिखा होता है ना, 1 to 101 के फॉर्म में कुछ जो है एड्रेस होता है, तो बाइनरी फॉर्म में होता है हमेशा, इसको याद रखिएगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक। आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नहीं है? विंडो तो है, लिनक्स भी है, मार्कोस भी है, ठीक ना, मैकोस भी है, मैक ओएस भी है, ये अपना एप्पल वाला जो होता है, और लिनक्स ओरेकल तो है, लेकिन ये नहीं, और ये अपना जो ओरेकल होता है लैंग्वेज होता है, ओरेकल क्या होता है? ये लैंग्वेज है, नहीं, ये ओरेकल लैंग्वेज होता है, तो ओरेकल C++ ये सब लैंग्वेज है, तो ये नहीं होगा, तो यही आंसर होगा हमारा। आंसर क्या होगा? ओरेकल, बाकी सब तो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल क्या है? लैंग्वेज है, तो ओरेकल इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा करंट अफेयर का, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग करंट अफेयर यहाँ कवर अप कर लेते हैं। विच कंट्री बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, तो नाटो का 31st मेंबर बना था अपना स्वीडन, 2024 में स्वीडन जो है 31st मेंबर है नाटो का। इसको याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो इसको नॉर्थ अटलांटिक जो है अपना ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि अगर कोई भी नाटो कंट्री पे अटैक करेगा तो ये लोग सब मिलके उसके साथ फाइट करेंगे, नहीं उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। तो यूक्रेन बोल रहा है कि हम नाटो का मेंबर हो जाएंगे, इसलिए रसिया और यूक्रेन में वार हो रहा है, तो रसिया यूक्रेन में वार जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? नाटो। यूक्रेन बोल रहा है कि हम नाटो का मेंबरशिप ले लेंगे, रसिया इसी पे नाराज है, इसको याद रखना पड़ेगा एक अपना। नेक्स्ट, हु वन द बैलन ऑर्डर 2024 मेंस, तो हम लोग को फुटबॉल में अवार्ड दिया जाता है, ये कौन था? रोड्री करके है कोई, स्पेन का कोई मिडफील्डर है रोड्री, उसको मिला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। हर बार रोनाल्डो और ये लियोन मेसी का नाम नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, G20 समिट 2024 वाज हॉस्टेड बाय, G20 समिट कहाँ पे हुआ? तो ब्राजील में हुआ है, नहीं G20 समिट कहाँ है? तो ब्राजील में हुआ था, अभी हाल फिलहाल का 2024 का ब्राजील है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अपना स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके में अपना जो क्वेश्चन आता है यहाँ से भी वनडे एग्जाम में बहुत सारा। इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन कौन किया था? तो ये अपना पिंगली वेंकैया फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने हमारा जो ट्राई कलर का जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन करने वाला पर्सन यही है अपना पिंगली वेंकैया, तो इसका नाम याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इंडिका वाज रिटन बाय, तो बुक इंडिका का राइटर कौन है? मेगास्थनीज जो है ये एम्बेसडर है किसके कोर्ट में? तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट का एम्बेसडर है। इसको कौन सेंड किया था? सेल्यूकस निकेटर ने इसको सेंड किया था, और मौर्य के टाइम पे जो सोसाइटी है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये अपना बुक इंडिका में लिखेगा, तो इंडिका बुक का राइटर कौन है? मेगास्थनीज, इसको याद रखना। चलो तो ये अपना स्टैटिक वाला जीके का पार्ट है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेग में है, ठीक, हेग नीदरलैंड हेग, तो हेग में इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। तो हम लोग इस तरह से देखिए, तो हम लोग सारा टॉपिक को कवर अप कर लिया, नहीं जितना भी हमारे पास टॉपिक था 10 टॉपिक था, 10 टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया। तो रोज अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर आएंगे, फिर हम लोग 10 सब्जेक्ट जो अपना एक एक टॉपिक है सबसे जो है 3-3 या 4-4 या 5-5 क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह से क्या होगा, एग्जाम में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, और आप होप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इन सेक्शन से ही क्वेश्चन बनता है। जीके में यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बस 10 सब्जेक्ट होता है जीके में, जिसको एक टाइम पे कवर अप करना बहुत टफ होता है, लेकिन आप हमसे जुड़िए, आप इस सेशन को बार बार देखिएगा तो आपका हम सारा सेक्शन जो है एक ही बार में कवर अप हो जाएगा। तो 10 सेक्शन को कवर अप करने का सबसे इजीएस्ट वे यही है, क्योंकि जनरल हमें इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ये अपने से करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको बहुत इजी वे में आपके लिए लाएंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। होप सेशन समझ में आया होगा। देखने का धन्यवाद। जय हिंद।